वो लड़का उसी अंदाज में सर झुकाए निगाहें ज़मीन पर गाड़े खोया सा बैठा था जैसे उस दिन बारिश में बैठा था। उसकी उम्र के यहाँ तमाम लड़के मुख्तलिफ खेल खेलने में मसरूफ़ थे। वाहिद वो था जो यूँ सर झुकाए परेशान हाल बैठा था। यकीनन वो किसी बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला था। अचानक उसके पैरों के पास एक गेंद आकर गिरी। वो चौंका और हैलू से बाहर आए। वो पुराने से स्लीपर पहने हुए था। कपड़ों की हालत भी अबतर थी। वो किसी मतवस्त से भी निचले तबके से तलकने वाला लग रहा था। गेंद के यूं पाँव के पास आकर गिरने पर पहले तो वो चंद सेकंड के लिए गेंद को यूं ही देखता रहा। फिर सर ऊपर उठाया। उसके बाल घने और सीधे होने के बायस कितनी ही लटें उसके माथे पर गिरी थी। उसकी आंखें थकी हुई लग रही थी। बाहें इकट्ठी होने के बायस आंखों की पुतलियां सिकुड़ी हुई थी। वो हनूज बेतासर चेहरा उस सपाट आंखों से सामने देख रहा था जहाँ कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे और उनकी गेंद उसके पास आकर गिरी थी। उसकी रंगत साफ थी और हल्की सी मूछें और दाढ़ी उसके चेहरे पर खूब जच रही थी। उसका चेहरा उसके हुलिये के बिल्कुल बरअक्स था। वो जो उसके हुलिये से उसे कोई मतवस्त से निचले तबके का कोई गरीब मजबूर लड़का समझे हुए थे, अब उसके सर ऊपर उठाने पर अपनी ही पहली सोच को रद्द कर दिया। वो तो होश निगाहें उस पर टिकाए इर्द गिर्द के माहौल से बेनियाज उसे देखने में मगन थी। वो खूबरू और एक निगाह में हसीर कर देने वाली शख्सियत का मालिक था। जू की जगह शायद कोई भी होता होगा तो उसे पहली दफ़ा यूं ही जी भर कर देखता होगा। बहुत एक आम शक्ल सूरत की मालिक ज़रूर थी, मगर दिल का इतना हुस्न परस्त हुआ कि वो दम सादे इस लड़के को देखते रह गई। वो अब अपने पैरों के पास पड़ी गेंद को झुककर हाथ में उठा चुका था और अपनी तरफ आते लड़के की तरफ गेंद उछाल दी। अचानक गेंद फेंकते हुए उसकी निगाह ऊपर दूर साकन खड़ी जुई पर पड़ी, जो उसे यूं टिकटिकी बांधे देख रही थी। उसके यूं देखने पर जुई ने फ़ौरन से सटपटा कर निगाहों का जाविया बदला। आप ही मैं यहाँ हूँ, इधर देखो। चीखती सी आवाज़ अकब से उभरी। जोत ने शायद उसे खड़ा देख लिया था और अब वो खुद उसके पास आ गया था। वो मुड़ी। जोत पसीने में शराबोर उसके पीछे खड़ा था। वो लड़का अब एक टक इनकी तरफ देख रहा था। जो का दिल बिलावजह उसके यूँ देखने पर होली से लर्जा। हालांकि ये तो कोई ऐसी बात तो ना थी जिस तरह कुछ देर पहले वो इसे ताक रही थी। वो भी उसे वैसे ही सरसरी निगाहों से ही देख रहा था, लेकिन अजीब सा एहसास शर्मिंदगी था। वो गड़बड़ा कर जुद के पास हुई और उसका कान मरोड़ डाला। हाँ, कितनी बार अम्मा ने तुमको समझाया है, सूरज डूबने से पहले घर को वापस आया कर। अब चल जल्दी से घर। वो गुस्से से बैठी है, सख्त लहजे में डपटा। जुद कान मरोड़ने के सबब एक आंख बंद किए तकलीफ से मुंह खोल रहा था। बस कन्यापी, आज मैच लंबा हो गया था थोड़ा सा। जूत ने बेचारगी से कहा। जूही ने एक झटके से जूत का कान छोड़ा और बिना उस लड़के की तरफ देखे कदम तेजी से आगे बढ़ा दिए। सांस बिलावजह फूल रहा था। जूत भागते हुए अब उसके साथ हम कदम था। बिल्डिंग की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसने बार बार सर को झटका, पर वो लड़का और उसके अजीब सी गहराई ली आंखें तो जैसे जहन के साथ चिपक गई थी। ऐसा भी क्या अजीब था उस लड़के में। जूत का हाथ थामे वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपनी ही सोचों में गुम थी। जब जूत की करा पर चौंकी अपनी सोचों में गुम, वो कब उसके हाथ पर गिरफ्त बहुत बढ़ा चुकी थी, खबर ही ना हुई। आप ही हाथ क्यों इतनी ज़ोर से दबा रही हो? अम्मा की मार से पहले जुल्म ढहा रही हो मुझ पर? जूत ने तकलीफ से कराहते हुए इल्तिजा की। जोई ने नाक फैलाकर आंखें चंदी किए घूर कर उसकी तरफ देखा। बातें तो बहुत बनानी आ गई है तुम्हें। आज तुम्हारी दुर्गत से मैं नहीं बचाने वाली तुम्हें। देखना कैसे अम्मा तुम्हारी चमड़ी उधेड़ती है। आसान है क्या यूँ तुम्हें पकड़ पकड़ कर लाना? बाहर से वो गर्दन घुमा कर दांत पीसते हुए उसे झाड़ने में मसरूफ थे। जो मुंह फुलाकर साथ चल रहा था, चेहरे पर परेशानी के आसार थे। वो सही कह रही थी, आज तो अम्मा से उसकी अच्छी दुर्गत बनने वाली थी। वो लोग अपने फ्लैट के पास पहुंच चुके थे और जूही उसे अच्छी खासी सुना चुकी थी। फ्लैट का दरवाज़ा हमेशा की तरह खुला हुआ था, जो रात को जान के आने के बाद ही बंद होता था। जूही पुलिस सासू को बहाल करती फ्लैट के खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो जूवत भी उसी के पीछे सर झुकाए अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते ही छोटे से लाउंज में से दो कमरों के दरवाजे खुले थे और एक तरफ छोटा सा डरबानुमा बावर्चीखाना था, दूसरी तरफ गुसलखाना। दोनों कमरों के वस में बालकनी में खुलता दरवाज़ा था। लाउंज में एक तरफ एक लकड़ी का पलंग रखा हुआ था और पास पड़ी मेज़ पर किताबों और अनगिनत चीज़ों का ढेर था। जंग आलूदा पुराना सा फ्रिज बावर्चीखाने के बिल्कुल बाहर बड़ा था और एक तरफ बर्तनों की टूटी सी अलमारी, जिसमें बर्तनों की बजाय पुराने अखबार और जो एक बहुत सारे रिसाले जात पड़े थे।
एक तरफ पलंग से थोड़ा सा आगे प्लास्टिक के बारीक पाइप से तैयार करदा रंग बिरंगी चटाई बिछी थी, जहाँ 10 साला मेरी बेटी कुछ खेलने में मसरूफ़ थी। उसके आगे उसकी किताबें बिखरी हुई थी। एक तरफ छोटे से लकड़ी के मेज़ पर टीवी रखा हुआ था, जिस पर ईंट रखी हुई थी। टीवी इंतहाई मरमरी हालत में था कि इस पर ईंट रखते थे तो स्क्रीन झूलना बंद कर देती थी। मैली कुचैली 2 कुर्सियाँ एक साथ जोड़कर टीवी के बिल्कुल सामने दीवार के साथ लगाई गई थी। इनमें से ही एक कुर्सी पर मरियम बैठी गुस्से से जुवत को घूर रही थी। इधर आ ज़रा, मरियम ने चीखकर सर झुकाए। जल्दी से कमरे से जाते जुवत को पुकारा। वो ज़बान दांतों में दबाए निगाहें झुकाकर मुड़ा। जोई ने उसके इस अंदाज पर मुश्किल अपनी हंसी दबाई। वो 3 बेटियों के बाद एक ही बेटा था और मरियम उसके मामले में बहुत हसास थी। बावर्ची खाने में खटपट की आवाज़ें आ रही थी। शायद सनाना रात के खाने की तैयारी में जुट चुकी थी। जान के आने से पहले रात का खाना बन जाता था। अचानक मैदान वाले लड़के का ख्याल फिर से जहन में आते ही जुबी जल्दी से बर्ची खाने की तरफ बढ़ी, जबकि जुवत की मरियम के हाथों क्लास हो चुकी थी कि नीचे आग पूरी आंच लिए जल रही थी और ऊपर रखी देचकी में मसूर की दाल और फटकरियों सूरत उबलकर देचकी के किनारों तक आ रही थी। दूसरे चूल्हे पर फ्राई पैन में घी के अंदर प्याज जलकर सुर्ख हो रहे थे। ये छोटा सा डरबानुमा बावर्ची खाना था, जहाँ 2 दीवारों में घुमाकर पत्थर लगी शेल्फ बनी गई थी और शेल्फ के नीचे लकड़ी के टूटे फूटे दराज वाले कैबिन थे। सनाना देचकी के बिल्कुल सामने खड़ी उसमें चम्मच चला रही थी और वो शेल्फ से कमर टकाई उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। सही कह रही हूँ मैं, वही था। उस दिन बारिश वाला बहुत उदास दिख रहा था बेचारा। वो सरगोशीनुमा आवाज़ में सनाना के कान में फुस कर रही थी। सनाना ने माथे पर तेवरी डाली मगर कोई जवाब ना दिया। घी में जलते प्याज वाला फ्राई पैन उठाया और देचकी में उल्ट दिया। एकदम से घी और दाल के मिलाप के तेज़ आवाज़ का बेहंगम शोर छोटे से बावर्ची खाने के बाहर तक उभरा। कहीं कोई ने तो नहीं आए बिल्डिंग में हमारे? जूवी ने बुमें उठाए तशवीश जाहिर की। सनाना देचकी में चम्मच चलाने में मगन थी और वो आंखों को स्कोड़े पुरसोच निगाहें सामने बर्तनों के रेंग पर जमाए हुए थी। प्लास्टिक के गदले से रैंक में धुली चंद प्लेटें और शीशे के गिलास बड़े सलीके से रखे हुए थे। जहाँ फिर अन्नू का दोस्त होगा उसको ही मिलने को आता होगा। हमारी बिल्डिंग में तुम्हारा क्या हाल है? जुमी ने अपना अगला अंदाज़ा बताया और पुरजोश अंदाज में सनाना की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। क्या है, कुछ तो बोलो ना। मैं कब से तुम्हें कुछ बता रही हूँ और एक तुम हो बस चुप से सुने जा रही हो। जमी ने उसकी मुसलसल खामोशी पर जुंजा का इस्तफसार किया। सनाना ने गहरी सांस बाहर उंडेली, चूल्हे के नीचे जलती आंच को कम किया और उसकी तरफ रुख किया जो परेशानी पर बाल डाली से गुर रही थी। मैं तो ये सोच रही हूँ तब से कि उस दिन मुझे मोहतरमा ने कहा कि हम क्यों कर रहे हैं इस लड़के में पर इतनी इन्वेस्टिगेशन। आज खुद जब से बाहर से आई हो बस उसी लड़की के बारे में बताई जा रही हो। है तो है। सनाना ने कमर के गिर्द बांधे दुपट्टा खोलते हुए बोमे चुका कर जस्से से पूछा। जब ने बोमे इकट्ठे किए उसकी सोच की नफ़ी के, जबकि वो शेल्फ पढ़ के दूर रखे रैंक में प्लेटें को उठा किचन की तरफ मुड़ी। हाँ तो सही कह रही है, ऐसा भी क्या? मैं क्यों जहन पर सवार कर रही हूँ उसको? जब ने उसकी बात पर गौर करते हुए सर को झटका। सनाना ने लब बेचे देचकी का ढक्कन उठाया और बाप उड़ती देचकी में चम्मच चलाई। जबी ने निचले लब को दांतों में दबाई। एक दफ़ा फिर से वो सोच अंदाज में उसकी तरफ देखा। सनाना, क्या है कि मैं ये सोच रही थी वो क्रिश्चियन नहीं हो सकता, मुसलमान लगता है। जबी की सुई अभी भी वहीं पर अटी हुई थी। सनाना ने बेतवज्जी से चम्मच में सालन भर का प्लेट में उंडेला और उसकी तरफ रुख मोड़ा। जो भी हो, हमें क्या लेना देना इससे? छोड़ो उसको खोजना, ज़रा ये चक कर बताओ भला सही बनी है क्या दाल? अम्मा से क्लास ना हो जाए कहीं। सनाना ने प्लेट उसके आगे करते हुए कहा। सनाना सही कह रही थी। वो क्यों बिला वजह के अनजान शख्सियत लड़के की शख्सियत में इतना उलझ रही थी। सर डटका प्लेट में नजर जमाई और प्लेट सनाना के हाथों से थाम ली। दारांग बलास में शाम अपनी तमाम तार रंगीनियाँ ली उतरी थी। सूरज नारंगी और पीली रोशनियों में नहाया सूरज समंदर में डूबा हुआ दिलावेज मंजर पेश कर रहा था। लाल में मदम सी चलती हवा तैराकी के तालाब में मौजूद नीले पानी में अरताश पैदा करते हुए लहरें बना रही थी। तालाब से चंद कदम के फासले पर लगे सोफों पर सफ़ेद रंग की पोशिश पर लगे गुलाबी फूल सब्ज़ कालीन सूरत बिछी घास वाली लान के हुस्न में मज़ीद इजाफा कर रहे थे। और इन्हीं सोफों पर में से एक सोफे पर दारान पूरे वक़ार के साथ
सोफे के हथे पर बाजू झुकाए सफ़ेद आस्तीन की टी शर्ट के नीचे स्याह ढीला सा ट्राउज़र ज़ेबतान के सामने बैठे बा हार्वी पर निगाहें जमाए हुए था। एक तरफ रखे सोफे पर अना लैपटॉप गोद में लिए बैठा कुछ टाइप करने में मसरूफ़ था और इसी के मुखालिफ सिमत हार्वी टांग पर टांग रखे विराजमान था। अना से बहुत देर बहस के बाद जब उसने एडवांस वापस देकर फिल्म से दस्तबरदार होने का कहा तो हार्वी को मजबूरन दारांग वाला साना पड़ा। दारांग की फिल्म से एक दफ़ा का इनकार मतलब हमेशा का इनकार था, जो इसी के लिए नुकसान का बायस भी हो सकता था। वो हॉलीवुड के पहले 5 उभरते सितारों में से एक था जिन्होंने पूरी हॉलीवुड में हलचल मचा रखी थी। तुम्हारे साथ ये मेरी पहली फिल्म है दारांग, इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम ऐसे सीन बिल्कुल नहीं करते। हार्वी ने मुस्कुराते हुए झूठ बोला। मिस्टर स्टाइन, वैसे तो मेरे बहुत से किस्से इंडस्ट्री में बहुत मशहूर है, लेकिन में से सटफेन की फिल्म का किस्सा आपने नहीं सुन रखा। ये बात मेरे मानने में नहीं आ रही। बिखरे बालों में आइसक्रीम से हाथ फेरते हुए वसोक से कहा। हार्वी ने एक आबरू झुकाया। अंदाज चोरी पकड़े जाने वाला था। दारान से ही कह रहा था। उसका स्टेफन की फिल्म वाला किस्सा बहुत मशहूर हुआ था। वो फिल्म की को स्टार के साथ बोसा जनी का मंजर था जिस पर दारान बीच में ही फिल्म छोड़ रहा था क्योंकि स्टेफन ने मंजर में इसके अदम दिलचस्पी महसूस करते हुए दारान से झगड़ा कर लिया था। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने स्टेफन से शर्त लगा रखी थी कि दारांग मेरी फिल्म में ऐसा सीन ज़रूर करेगा। हफीफ सा कहका लगाया, कंधे धीरे से हिलने लगे थे, आंखें चमक रही थी जिनमें बला की जहानत झलक रही थी। एक लम्हे को हार्वी सटपटा गया। वो कैसे सब जानता था। वो अब सर को झुका कर बामुश्किल अपनी बेसाहता उम्र डालने वाली हंसी को ज़ेर लब मुस्कुराहट में तब्दील कर रहा था। हार्वी ने लब बेंचे अनल की तरफ देखा। वो खुद लैपटॉप से तवज्जो हटाए अब सामने देख रहा था। जो सिगरेट तुमने मुझे पढ़ने के लिए स्क्रिप्ट भेजा था उसमें मेरा और कार्ला का कोई ऐसा बढ़न्ना रोमानवी मंजर नहीं था। दारा ने दोनों हाथों की उंगली को आपस में फंसाए दो टोक अंदाज में कहा। हार्वी ने एकदम से पहले बदला ने कनखियों से बारी बारी दोनों की तरफ देखा। मैंने कहा फिर से लैपटॉप पर जमा दी। नहीं, ये तो फिल्म डायरेक्टर ने बाद में एडिशन करवाया है। थोड़ा ऐसा मसाला ऐड होना चाहिए फिल्म में, आजकल इसकी डिमांड है। हार्वी ने अपना मौका पेश किया और तायद के लिए पास बैठा नल की तरफ देखा। नल ने जवाबी कोई इशारा नहीं दिया। पर देता भी क्यों, ये सारे हरबे वो दारान को कॉल करने के लिए आजमा कर नाकाम हो चुका था। मुझे डिमांड नहीं देखती, म्यार देखना है। दारान ने एक आबरू चुकाते रुखे से लहजे में जवाब दिया। वैसे मैंने तो न को एक और ऑफर भी दी है, सुबह शायद उसने जिक्र किया हो। हार्वी ने किनकियों से अनल की तरफ सवालिया निगाहें डाली। अनल ने आंखें निकालते हुए सर को नफ़ी में जुम्बश दी। वो अनल से इन मनाजर के खातिर पैसे बढ़ाने की पेशकश कर चुका था, लेकिन अनल यूसुफ जानता था दारान फिर भी नहीं मानेगा। इसलिए उसने हार्वी को इसी वक्त दो टोक लहजे में मना करते हुए कह दिया कि दारांग पैसों में नहीं बिकता, वो सिर्फ अपने फ़न के पैसे देता है। और इसका फ़न उसकी जानदार अदाकारी और फाइटिंग स्टंट थे जो वो खुद फिल्माता था। दारांग पैसों में नहीं बिकता, मिस्टर स्टाइन सिर्फ अपने फ़न का पैसा वसूल करता है। दारांग ने सिगरेट सुलगाई। हार्वी ने चौंका हैरत से अनल की तरफ देखा। वो तो समझा था शायद उसने दारांग से ये बात नहीं की होगी, लेकिन महसूस अंदाज में लाइटर को खोलते और बंद करते हुए गहरी निगाहों से हार्वी को देख रहा था। यही कहा होगा। अनल ने आपसे इस सहजा या मुस्कुराहट के साथ सवाल पूछा। हार्वी ने गहरी सांस ली और पुश्त सोफे के साथ टिका दी। वो इसकी समझ से बाहर था। आज मानना पड़ेगा, लोग इसको सही बात दिमाग कहते हैं। ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, इसमें से कोई सीन ऐड नहीं होगा। अब कल सुबह की फ़्लाइट है, तुम और कार्ला एक ही फ़्लाइट में होंगे। हार्वी ने कंधे झुकाते और हथियार डाल दिए। दारा ने सिगरेट वाले हाथ से दाएं अबरू को अंगूठे से सहलाया, फिर लब बेंचे अस्पात में सर हिला दिया। जैसे ही उसकी आंखों पर से किसी ने खींच कर स्यापटी हटाई, तेज़ रोशनी के इसबाब उसने जल्दी से आंखें मीच ली। फिर आहिस्तगी से पलकों को लड़जाते हुए आंखों को खुलाई। ये एक छोटा सा हाफिज़-नमा कमरा था जो बेइंतहा बदबूदार था। उसके सामने 3 नफूस खड़े थे, लिताओ, उसका दोस्त वांग और तीसरा कोई और शख्स। वो फटी फटी निगाहों से सारा मंजर देख रही थी। लिताओ उससे बातें कर रहा था और बार बार तीसरे शख्स को शेवन के नाम से पुकार रहा था। वो इस वक्त हल्के गुलाबी रंग की बिना आस्तीन वाली टी शर्ट और तंग जीन्स में मलबूस थी जो सुबह ज़बरदस्ती लिताओ ने उसे पहनने के लिए कहा था।
उसके बाकी सब कपड़े वो अटैचेस समेत उठा कर फेंक चुका था। उसके चेहरे पर गर्दन पर गिनत नील के निशान जो पिछले 4 दिन की कहानी चीख चीखा सुना रहे थे। वो अपनी आबरू बचाने के लिए जी जान लगाए हुए थे। अचानक लीता आगे बढ़ा और बाजू से खींच कर उसे शिवन के सामने किया। टी शर्ट और जीन्स में मलबूस भी बहुत को बढ़ना ही महसूस कर रही थी, क्योंकि सामने खड़े शिवन की निगाहें उसके चेहरे से ज़्यादा उसके जिस्म के आर पार होती महसूस हो रही थी। टी शर्ट गहरे गले वाली थी, जिसे अब वो सिमर का दोनों हाथों से ऊपर कर रही थी। लीता आज उसे 5 घंटे के तवील मसाफत के बाद शहर में ले आया था। इमारत में दाखिल होते ही बैरूनी गेट पर उसकी आंखों पर स्याह पट्टी बांध दी गई थी, जो अब उस ऑफिस माँ कमरे में आकर खोली गई थी। शिवन अब लबों पर हबासत से उंगली फेरते हुए उसके इर्द गिर्द घूम कर उसे जांच रहा था। उसकी निगाहों में मौजूद हैवानियत उसको अंदर से लड़जा रही थी। अचानक शिवन ने उसके बार बार गले के दुरुस्त करते हाथों को पकड़कर पास पड़ी टेप के साथ पीछे के रुख कमर पर बांध दिए। वही समर पर लड़खड़ा गई। शिवन अब फिर उसको बगौर देख रहा था, फिर रुका और लीताओं की तरफ हैरत से देखा। तुम्हें ये इस काम के लिए बेकार क्यों लगती है? अच्छी खासी तो है। हैरत और हबासत से वो में चुकाए सवाल किया। लीताओ ने एक हकीर निगाह उस पर डाली, जो फटी फटी आंखों से कान खड़े किए उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी, पर वो इतनी तेज़ी से चीनी ज़बान बोल रहे थे कि उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। फ़कत एक खौफ था जो रीढ़ की हड्डी में ऊपर से नीचे गर्दिश कर रहा था। तुम्हें इसमें क्या खास नज़र आया? तुम बस इस अजाब पेमतकारी वाले डिपार्टमेंट में डालो और मुझे मेरा मुआवजा दो। लीताओ ने भरपूर बेजारियत जाहिर की। वो इसके बार बार भागने और जिस्म फरोशी पर आमादा ना होने से तंग आ चुका था, और अब उसे सिर्फ पैसों से गर्ज थी। शिवन अब उसकी शर्ट को उंगली में घुमाते हुए उसे करीब कर रहा था, और शिवन की हरकत पर वो फंसे हुए पंजी की तरह फड़फड़ाने लगी। लीताओ ने एक झटके से शिवन को कंधे से पकड़कर पीछे किया। ऐसे नहीं, अगर इसके लिए चाहिए पहले पैसे दो मुझे, मेरा माल है, लीताओ ने तन कर कहा। वो हबासत से बुलंद बांग कहकर लगाता हुए पीछे हुआ। चंद कदम आगे बढ़ा और दरवाज़ा खोलकर बाहर इशारा किया। अगले ही लम्हे एक और फटकार ज़्यादा चेहरे वाला नफ्स ऑफिस में दाखिल हुआ। पैसे दो, इनको फाइल करो और मार्क को भेजो। मेरे पास। शिवन ने जेब से हाथ डाला और एक चाबी कमरे में आने वाले नफूस की तरफ फेंकते हुए हुक्म सादा किया। चाबी थमने के बाद उस आदमी ने आंख से ही लीताओ और वांग को अपने साथ आने का इशारा किया। लीताओ बिना उसकी तरफ एक भी निगाह डाले बाहर जा चुका था। अब कमरे में शिवन पूरी तरह एक्स-रे मशीन बना उसे जांच रहा था। प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे पाकिस्तान जाना है, अपने घर। अचानक वो भागते हुए शिवन के पैरों में घुटनों के बल बैठ गई। जितनी टूटी फूटी चीनी ज़बान उसे आती थी वो सारी आजमा रही थी, लेकिन शिवन तो वक्त का फ़िरौन बना कह के लगा रहा था, यूँ जैसे वो इसके गिड़गिड़ाने और रोने से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। उसी लम्हे दरवाज़ा खोलकर एक बड़े डील डोल का आदमी दाखिल हुआ। वो कोई स्याफ़ाम था और अब तक के तमाम नफूस में हैबतनाक था। वो जो परसों 50 लड़कियां अलग की थी, उनमें डाल दो इसको। शिवा ने बेरहमी से अपने पैरों की तरफ इशारा करते हुए सामने खड़े स्याफ़ाम को हुक्म सादर किया। हुक्म मिलते ही स्याफ़ाम आगे बढ़ा, झुक कर उसे बालू से दबोचा। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि ऊपर को खींचते बालू के साथ आंखें भी ऊपर को चढ़ती हुई महसूस हो रही थी। तकलीफ से मतवातर चीखें मारते हुए वो उठ खड़ी हुई। उस शख्स ने पहले उसकी आंखों के गिर्द स्याह पट्टी बांधी और फिर एक झटके में उसे अपने कंधे पर डाल टांगों पर उसकी गिरफ्त इतनी सख्त की कि वो हिल भी नहीं सकती थी। आंखों पर स्याह पट्टी बांधे होने की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बस वो चलता हुआ महसूस हो रहा था, फिर सीना उतरता हुआ और फिर एक जगह वो रुक गया। हर गुजरता लम्हा उसकी ज़िंदगी को अंधेरे में धकेल रहा था। सब कुछ एक भयानक ख्वाब जैसा था।